चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरूर में बने हुए हैं और हमारा साथ देने के लिए मानस जी और राजेश जी भी पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर अमित सेठ और सौमिल मेहता जुड़ेंगे, साथ ही मार्केट आउटलुक पर डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से होगी चर्चा। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से चार्ट्स पर बातचीत होगी और आशीष से जानेंगे कि सितंबर समीक्षा में निफ्टी के जिन शेयर्स की एंट्री और एग्जिट हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जो आज से शायद एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो T+1 फॉर्मेट में होता है, तो उस पर भी बातचीत होगी। ये सब कुछ शो में लाइंड अप है आपके लिए। इससे पहले एक नज़र जरा डालते हैं मार्केट पर, और मार्केट में आज अच्छी तेज़ी 100 पॉइंट के ऊपर हम टिक रहे हैं। शुरू में गैप अप हुआ, वो टिका नहीं, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रैली आई और अब हम डे हाई पर हैं। और सबसे ज़्यादा हार्टनिंग जो आज इंडेक्स है वो है मिड कैप इंडेक्स। फ्राइडे को 1000 पॉइंट गिरने के बाद आज कम से कम 500 पॉइंट की एक रैली आई यहाँ पर। ये अच्छी बात, यहाँ पर 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, ऑलमोस्ट 3:1 के करीब एडवांस डिक्लाइन। आज के टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर सम्मान कैपिटल, ये बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आते ही इसमें सम्मानजनक मूव, 8% ऊपर करीब। HFCL 4% ऊपर है। केफिन जो अभी हमने स्पॉट किया था, केफिन में अच्छा मूव आया पिछले कुछ मिनटों में, ये करीब अब 3.5% ऊपर हो गया। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, 361 वैम, BPCL, बंधन बैंक, इरीडा, IOC, काफ़ी स्टॉक्स, भारत फोर्ज, बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर अच्छी आपको तेज़ी दिख रही है। मंदी वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड ट्यूब्रो सुबह से थोड़ा दबाव बनाए हुए हैं। एक्सिस बैंक थोड़ा सा बैंकिंग की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस, यहाँ भी हल्की सी गिरावट है। बिरू जी हाँ, तो ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। निफ्टी 24765, निफ्टी बैंक और निफ्टी IT भी आज लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ है, इज एट डे हाई। पैनल आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त, जिनसे हम बातचीत करेंगे। मानस जायसवाल, राजेश अद्भुत जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और ताज़ा तरीन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और सौमिल मेहता जी इस कार्यक्रम में। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी ऑन द पैनल एंड द व्यूअर्स। वीरेंद्र जी, मेरा पहला रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रांग रनअप देखा था और पिछले 3 दिन की कैंडल्स देखे तो वो एक तरह का पॉज था ट्रेंड में, वेरी नैरो रेंज कैंडल्स, और आज उसके बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है। पिछले 3 दिन के हाई को ऑलमोस्ट इसने क्रॉस कर लिया है, तो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, इसे बाय करें। 428 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 443 के। वीरेंद्र जी, मॉर्निंग में हमने कैनरा बैंक में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखा था, डेमा से रिवर्सल काफी बार कवर हो गया, लेकिन उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सिमिलर स्ट्रक्चर है PSU बैंक्स में, यहाँ पे भी एक शार्प रनअप देखा था, 2-3 दिनों का एक ऑर्डरली फॉल दिखा। आज के सत्र में 10 डेमा का सपोर्ट लिया और स्टॉक वहीं से बाउंस कर रहा है। तो इसे बाय करें। 248 का स्टॉप लॉस रहेगा और 258 के टारगेट्स रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हो गई ट्रेड एक का। सौमिल गुड मॉर्निंग। सौमिल, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे 2 ट्रेड्स होंगे। पहला ट्रेड होगा BEL पर। BEL में एक अप ट्रेंड ऑलरेडी है, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। आज अच्छे मोमेंटम में है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस हो सकता है अराउंड 395 पर और टारगेट होगा 425 पर। दूसरा एक स्टॉक है MCX लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक कंसोलिडेशन में है, फ्लैग पैटर्न बना है जस्ट अबाउट द 20 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 7800 पर और टारगेट होगा 8450। ओके, MCX 60,000 पे ट्रेड करता हुआ। मानस जी, आपके दो ट्रेड्स? देखिए, मॉर्निंग में पहले बहुत सारे लॉन्ग साइड में ट्रेड थे, लेकिन 2 सेल रिकमेंडेशन इस टाइम है। पहला तो UPL पे बिकवाली करनी है। UPL के अगर आप पैटर्न देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो UPL के फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। 652 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 630 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो एम्बर का है। एम्बर में लास्ट सेशन में भी बिकवाली देखने को मिली थी। आज स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया, तो एम्बर के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 8121 का लगाना है और 7800 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए ये हो गई UPL फ्यूचर्स पर एक बाय ट्रेड।
राजेश जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स। अनुज देखिए, मुझे लगता है कि इनिशियल पुल बैक के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी, तो सेल साइड के ट्रेड दूंगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये मेरा पहला सेल होगा। 1245 1245 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। सेल करे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1200 1180 तो का मुझे लगता है यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में फॉल आएगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बाद जो नेक्स्ट सेल रहेगा दैट विल बी हेवल्स। अगर आप हेवल्स का चार्ट देखें तो बहुत ही वीक चार्ट है, परसों अच्छा खासा ब्रेकडाउन था, आज इनिशियल पुलबैक के बाद इसमें बेचे। 1535 का स्टॉप लॉस होगा और 1480 1460 ये हेवल्स का सेल का टारगेट होगा। ओके, हेवल्स आपका ये स्टॉक है। कुछ अच्छे रीजनेबल पुलबैक्स जो हैं, जरा एक बार आप लेके आइएगा एम्बर। हालांकि एम्बर बहुत स्ट्रॉन्ग था, शुक्रवार को कोलैप्स भी हुआ था। ये क्या कर रहा है अभी? ये थोड़ा सा फिर बैकफुट पे आता हुआ 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को तोड़ता हुआ, वायलेट करता हुआ डे लो पर। शुक्रवार को शॉर्टिंग हुई थी, इनिशियली थोड़ा सा टिका लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया, सेल कॉल हुआ यहाँ पे। एक बार लेके आइए आप जरा एसबीआई कार्ड्स। और आज की सुबह की प्लेसमेंट अच्छी थी, खुला ट्रैजेक्टरी में अच्छी, फिर वहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखें अपने मोमेंटम को और पकड़ता हुआ। ये अमित जी, एसबीआई कार्ड्स पे आपका टेक क्या है? चीज़ हमारे फेवर में जो शायद अभी लग रही है वो ये है कि हम एक बड़े एवरेजेस के क्लस्टर पे बैठे हैं। 20 रुपए का वो क्लस्टर है, आई थिंक 858 से लेकर 878 के बीच में। आपका ठीक क्या है एसबीआई कार्ड्स पे? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा। स्टॉक में हमने नीचे के लेवल से एक शार्प रनअप देखा था और उसके बाद हमने देखा कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, मूविंग एवरेजेस पे कंसोलिडेट किया। ओवरऑल स्ट्रक्चर जगह अच्छी है जहां से ये स्टॉक बाउंस कर रहा है। कल का हाई लगभग 884 के आसपास आता है, अगर वो क्रॉस करेगा तो और भी स्ट्रेंथ बनेगी। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो 870 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। टारगेट्स यहाँ पे 890 और 895 करेंगे। ओके, चलिए आप एक काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बाजार का टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है। राहुल जी गुड मॉर्निंग। वो बड़ी रैली हुई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट। इस गिरावट को आपने कैसे देखा, जो पिछले 6 दिन की गिरावट रही? और क्या वो जो निफ्टी का रीसेंट लो था 24,350 24,450 वो सेफ है या उस पर अब थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, सेफ तो कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, और खास करके जो पिछले 5-6 सेशन में हमने कैश बेस्ड सेलिंग देखी है एफआईआईज की। इनफैक्ट फ्राइडे को सिंगल लार्जेस्ट फिगर था पिछले एक महीने के दरमियान कैश में, और साथ में इंडेक्स में भी काफी शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखकर तो यही लग रहा है कि मार्केट एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा 24,500 24,335 के आसपास का जो अगस्त का लो है, वहां तक मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। और 24,800 के आसपास आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ओवरऑल जो मंथली एक्सपायरी है वो कल के दिन में है, तो सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि आज सेकेंड हाफ से वापस आता हुआ दिख सकता है, या कल के सेशन में देखने को मिले। तो पूरी की पूरी जो सीरीज है, ये सीरीज काफी वोलेटाइल रही है, और इसका एक तरह से जो क्लाइमैक्स है, हमें लगता है कि शायद 24,500 का जो एक निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट है वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ज्यादा बेरिश हूँ। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 54,000 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, आपको 53,700 तक की एक्सपायरी के पूरे चांसेस है। तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए आप 54,000 के पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। ये एक हीरो जीरो ट्रेड है, हमने पहले भी आपके चैनल पे दिया हुआ है। 30 रुपीज के आसपास से ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमने फ्राइडे भी हमारे क्लाइंट्स को और जो हमारे फॉलोअर्स है उनको रेकमेंड किया था ये पुट ऑप्शन। फ्राइडे को काफी बेहतरीन मूव था, लेकिन अब लगता है री एंट्री की जा सकती है 30 रुपए के आसपास। 30 से 20 रुपए की रेंज में अक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है कि ये आपको 5x या 10x टाइप का मूव दे सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी है। सिर्फ कल की एक्सपायरी के लिए 54,000 के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस हीरो जीरो ट्रेड की तरह लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा राहुल जी, आपका मेटल्स पे टेक क्या है? बाजार की सबसे मजबूत कड़ी अलॉन्ग विद पीएसयूज। हालांकि बैंक्स पे आप अपना मैंडेट दे चुके तो उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। मेटल्स पे आप क्या व्यू रखते हैं? क्या लॉन्ग साइड पे आप लोगों का प्लेस्ड है इस वक्त?
जी हाँ, मेटल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक हाइडिंग ग्राउंड मिला है बुल्स को, और ओवरऑल अभी भी सेटअप जो है मेटल्स का वो मजबूत है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए मेटल स्पेस में। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये जब तक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर 25,000 के ऊपर का लेवल क्रॉस नहीं होता है, काफी सारा डिफेंसिव पैसा शायद मेटल्स के अंदर जा सकता है। तो ओवरऑल रिलेटिव कंपैरिजन में यहाँ पर सेटअप बढ़िया है। टाटा स्टील का अगर हम सेटअप देखें या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील का देखें, इनफैक्ट सारे पैक में रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है। ये जो छोटा डिप देखने को मिला है इनमें, यहाँ पर आप छोटे 2 से 3% का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड करके चल सकते हैं। तो मेटल्स पे ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल जो पीएसयूज में, इनफैक्ट पीएसईज जो है, वहां पर भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मंथली एक्सपायरी हो जाने के बाद अक्टूबर सीरीज में नया ध्यान दिया जाता है। अक्टूबर में मार्केट वापस फोकस करेगा, अक्टूबर में अर्निंग्स सीजन चालू होगा, साथ में ओवरऑल आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका भी आउटकम आना है। तो काफी सारी चीजें हैं जो मार्केट को ट्रिगर करेंगी। बट एज ऑफ नाउ ये आज और कल के सेशन के लिए मेरी तरफ से मेटल्स में एक हाइडिंग स्पेस है। और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में बेरिश सेटअप देखने को मिल रहा है, खास करके प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक राहुल जी, कहाँ पर जो हमने डिस्कस किए ब्रॉडर लार्ज स्टॉक्स, उनके अलावा और कहाँ पर आपको अच्छी बाइंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? जी हाँ, आज एक सेलिंग आइडिया है डिक्सॉन। हमने देखा वीकेंड पे ट्रम्प साहब के कमेंट्स आए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और एक डिक्सॉन में मुझे लगता है कि एक बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट फ्राइडे को ये ब्रेकडाउन हो गया था और आज एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है। तो आप इसमें इनफैक्ट 17,000 का लेवल अभी अभी टूटा है, बात करते करते 17,000 के नीचे बायस यहाँ पर बेरिश हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगला टारगेट 16,500 और 16,300 तक का लेवल नीचे में देखने को मिल सकता है। तो डिक्सॉन में बेरिश व्यू है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर हम अक्टूबर फ्यूचर्स के हिसाब से देखें, तो 17,350 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट करने के लिए, और टारगेट्स उसी हिसाब से स्पॉट के हिसाब से आप रिवाइज करके चल सकते हैं नीचे में। ऑल राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इन सब टॉपिक्स पर बात करने थैंक के यू लिए। अनुज एंड वीरेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ थोड़ी लॉन्ग टर्म की चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या रुख रख रहे हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? शो में स्वागत है आपका। थैंक यू। ये मार्केट को हुआ क्या है? ग्लोबल मार्केट सारी अच्छा कर रही हैं, हमारे यहाँ जीडीपी का नंबर अच्छा आया, जीएसटी का इतना बड़ा कट अनाउंस हुआ, लेकिन मार्केट चलने को तैयार नहीं और एफआईआईज की लगातार सेलिंग, बड़ी सेलिंग। आपका व्यू? देखिए अनुज जी, मार्केट का तो बड़ा सिंपल सी बात है जो हम पिछले 1 साल से लगातार चलते आ रहे हैं, वो है वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी भी एक रेट पे आपको अच्छी लगेंगी और खराब कंपनियां तो खैर उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए। आज भी आप कह रहे हैं मार्केट खराब है, आज भी हमारी मार्केट के अंदर में जीरो ग्रोथ कंपनी 90 की पी पे आज भी कोट करती है। आज की तारीख में भी लार्ज कैप है, मिड कैप, लार्ज कैप है। तो अभी भी हमारे जो एक्सुबरेंस है इंडियन रिटेल सिस्टम का और जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स का और जो इंडियन इन्वेस्टर्स का, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इतने पॉकेट्स हैं ओवर प्राइसिंग के इस मार्केट के अंदर में कि एफआई लगातार बेचती रहेंगी, उनको कोई ना कोई नया शेयर मिलता ही रहेगा आज के मार्केट के अंदर। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज अब जो हो रहा है, जो आज आप देख रहे हैं आप, जो एक्सलेट हो गया है, वो सडनली मार्केट ने रियलाइज किया है कि यार हम सबका जो एलोकेशन है गोल्ड और सिल्वर का, वो काफी कम था इक्विटी की जगह, और रिटर्न कहां से आ रही है? गोल्ड सिल्वर से। तो आप एक देखेंगे अनुज, एक मेजर मूव होने वाला है और हो रहा है आज की तारीख में। जो नया पैसा है वो जाएगा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड सिल्वर खरीदने में, ना कि वनस्पत इक्विटी में। तो अब और मार्केट सिलेक्टिव होगी, अच्छी कंपनियां करेंगी। ऑटो में स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हैं, और भी स्ट्रेंथ है ऑटो के अंदर में, लगातार स्ट्रेंथ है, उनको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा जीएसटी का। बट जो हमारी के शेप रिकवरी थी, उसका ये एंड जो होता है के शेप रिकवरी का, यही होता है आके मार्केट ओवर वैल्यू होती है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्सुबरेंस में लिया हुआ है, वो पे करते हैं नॉट बाय लॉसेज अलोन, बट कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इनको रिटर्न नहीं मिलेगी और वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आई थिंक स्मार्ट मार्केट है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का टाइम है ये, कोई मार्केट में खराबी नहीं है। आपने शेयर गलत चुने तो वो थोड़ी सी बदकिस्मती है। नहीं, बिल्कुल। इशू क्या है कि अच्छे स्टॉक्स में भी पैसा नहीं बन रहा है जय जी, तो अब लोग कहेंगे कि फिर कहाँ से मतलब वो करें इस मार्केट में। एक जो मार्केट में एक और दिक्कत वाली बात रही है वो है हमारे 2 बड़े सेक्टर्स, आईटी और फार्मा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, दोनों पर अब वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल्स का या कुछ ना कुछ उनकी रणनीतियों का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
इन दो में आप कोई सिलेक्टिव बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या अभी दूर रहेंगे? अगेन 3 साल से मैं बोल रहा हूँ जी आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक लाइक इन्फोसिस में एमडी शुड बी सैक्ड. यू नो, एज इन्वेस्टर्स, एज अ कंट्री, उसने सबसे बड़ी हमारे साथ में जो आईटी कंपनीज ने किया है कि आपको हमने टैक्स फ्री इनकम दिया 20 साल तक, लैंड फ्री दिया, और उन्होंने क्या किया है, सिर्फ टैक्स कम किया गवर्नमेंट ने, 25% किया, 15% नई कंपनी पे. उन्होंने क्या किया, सारा का सारा मनी डिविडेंड में डाल दिया. ये मैं हैरान होता हूं हमारे इन्वेस्टर्स पे, म्यूचुअल फंड में जो आज भी वोट करते हैं ऐसे एमडीज को रखने के लिए जो कि डिविडेंड दे रहे हैं. सारी यूएस की मार्केट इन्वेस्ट कर रही है अपने एआई के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. हमारा इन्फोसिस क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, हाईएस्ट डिविडेंड एवर, प्राउड है. ऐसे एमडी को, यू नो, इट्स नॉट अबाउट कंपनी की बात नहीं है अनुज जी, ये इंडिया की बात है. ऐसे एमडी, ऐसे कंपनियों को हम अगर पेनलाइज नहीं करेंगे, इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी. यूएस, यू नो, आप देखिए क्या हो रहा है मार्केट, आप पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, बता दो मार्केट में क्या हो रहा है. यूएस में हम इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. इंडिया के आईपीओ क्या आ रहे हैं, एक चक्की की कंपनी आ रही है, एक मंगलसूत्र बनाने वाला आ रहा है. ये हमारी मार्केट इंडिया की रह गई है, और वहां पे हम कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग. सो इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी खासकर, फार्मा में भी आते हैं, आईटी खासकर को बिल्कुल ही, मतलब अरे इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट है इंडिया के. कोई गलत नहीं कर रहा, मेरे साथ तो सही हो रहा है उनके साथ में. वो बॉडी शॉपिंग करते थे, H1B इज नथिंग बट बॉडी शॉपिंग. उसका प्रॉफिट कई सालों तक कमाया उन्होंने, वो अब रुक जाएगा. बट जो सही चीज है ये है, इन्होंने आज तक आईपी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया. बॉडी शॉपिंग का बिजनेस कब तक चलेगा, और वो रुक गया है. तो इसलिए पिछले 2 साल 3 साल से हमारा देख रहे हैं कंटिन्यू कर रहा है कि जब तक कोई चेंज नहीं आएगा आईटी में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे. रही बात फार्मा की, एक्सीलेंट सेक्टर है फार्मा का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टैरिफ आएंगे जाएंगे, बट हम कंपेरेटिव है. फार्मा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, प्लांट लगाए हैं, तो वो सेक्टर एक है जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जितने रेगुलेटरी ऑड्स से, उसके अगेंस्ट compete करते हैं ग्लोबली में. और चाइना के बाद में हम आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट हैं फार्मा में. तो फार्मा इज डेफिनेटली प्लस, बट आईटी इज अ बिग माइनस. ओके, बिल्कुल. अच्छा, मैं वीरू पे टॉस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अजय जी जो बात आपने कही, बिल्कुल, खैर ऑब्वियसली आपका व्यू है वो सबसे बोल्ड अब तक का व्यू, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ा था वो एक सबसे अच्छी हेडलाइन जो मुझे लगी तो वो थी कि ओरेकल बाइज द फ्यूचर एंड इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट. जिस दिन ओरेकल ने एक दिन में पूरे इंडियन आईटी के जितना मार्केट कैप गेन किया था. खैर आप थोड़ा उससे एकदम आगे निकल गए. आप कह रहे हैं कि इन्फोसिस सीईओ एंड एमडी शुड बी सैक्ड. और बिल्कुल, आई मीन, आई थिंक हमारी रणनीति सिर्फ डिविडेंड और बायबैक तक रह गई है, वो शायद थोड़ा सा नेगेटिव है. वीरू? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अजय जी आपने यहाँ पे. खैर मैं अब आता हूँ एक सेक्टर पे, क्योंकि कवर हो चुका है आईटी और फार्मा. एक और जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिमांड और प्राइसिंग में मिसमैच नज़र आ रहा है अजय जी, और प्राइस डैमेज भी काफ़ी सिवियर हुआ है पिछले 2 महीने में रियल स्टेट स्पेस, स्पेशली अगर आप दिल्ली मार्केट को देखें. आपका टेक क्या है इस वक्त इस प्राइस पे, रियल स्टेट पे आपका आउटलुक? स्टूपिड बाइंग मोर स्टूपिड प्राइस, एज सिंपल एज दैट. वीरू जी, आप किस दाम में खरीद रहे हैं, कितने लोग हैं इंडिया में जो इस प्राइस पे खरीद के रह सकते हैं, उसके अंदर में प्राइस को बढ़ाते जाइए. रियल एस्टेट में कोई कमी नहीं, बढ़ा दीजिए. उसको सस्टेन कौन करेगा, जिन्होंने लिए हैं वो कितनी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, ये टाइम बताएगा. बट पॉइंट इज, एक लेवल पे आके हमारी इनकम लेवल को देखते हुए हमारा रियल एस्टेट प्राइसेस अब यूएस मैनहट्टन से आगे चला जाएगा, जबकि इनकम हमारी रुपीज में है, जो कि अब 90 रुपए पे आ गया है रुपी. तो देखते हुए मैंने क्या बोला था, केशव रिकवरी के अंदर में जो एक्सूबरेंस आती है इन्वेस्टमेंट पब्लिक में, खासकर स्टॉक मार्केट रिटर्न से जो एक्सूबरेंस आई है, ईसॉप रिटर्न से, आईपीओ रिटर्न से आई है, काफी पैसा रियल एस्टेट में गया है. और जो ये बड़े बड़े फ्लैट जो बिके हैं वहीं से बिके हैं, जिन्होंने कैपिटल गेन बुक किया है और आईपीओ और ईसॉप के पैसे से. बट ये अब चल पड़ा है, अप टू अ पॉइंट चलता है. और रियल एस्टेट का सेक्टर वैसे भी आप देखेंगे 10 साल का होराइजन चलता है, 10 साल तक कुछ नहीं करता है, फिर 1-2 साल उछाल करता है, फिर 10 साल बैठ जाता है. तो आई थिंक अब वो सेगमेंट आ गया है. अगर आप रियल एस्टेट देख रहे हैं कि अब आपको देखना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट चलेंगी, नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट और जो मास बाइंग हो रही थी वो नहीं होगी. आप देखेंगे बुकिंग भी कम होगी, रेट भी कम होंगे. कम भी नहीं हुए तो एक बार स्टेबल हो गए रेट तो उसका मतलब कमी होता है. तो इस सेक्टर के अंदर में इतना एक्सूबरेंस आ गया था कि हम कहां से कहां रेट ले गए हैं. कब तक चलेगा वीरू जी? आप ये देखिए कितना ग्रोथ आया है इस सेक्टर के अंदर में. हम फॉल देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है इस सेक्टर के अंदर में पिछले 2 साल में, बिफोर द फॉल केम. बिल्कुल, बात आपने सही कही. प्राइसिंग आपकी मैनहट्टन की है. अच्छी लगी वो टर्म आपकी. अच्छा, एक और स्पेस पे आता हूँ मैं अजय जी यहाँ पर, और
मई के उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस क्रम में भारत सरकार इस वक्त एक्विजिशन कर रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स का लोकल कंपनियों से, चाहे बाहर से भी, आपका टेक क्या है? अब बजट काफ़ी नज़दीक खड़ा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर में हम आ चुके हैं, नवंबर दिसंबर में, जनवरी के एंड में बजट। इस बार डिफेंस के बजट को और हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को देखते हुए आपका डिफेंस पे आउटलुक क्या है इस वक्त? देखिए, डिफेंस पे आपको तो रहना ही पड़ेगा पॉजिटिव आउटलुक, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया में, ग्लोबली भी सेम स्टोरी चल रही है। डिफेंस की कंपनियां अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी कंपनी है PSUs हैं, और आपने देखा ही है कि उनमें डिलीवरी इश्यूज कितने आ रहे हैं। तो आप खरीद सकते हैं उन कंपनियों को, आपके चारा कोई नहीं। आपको अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक ही कंपनी हवाई जहाज बनाती है, और तो कोई कंपनी बनाती नहीं हवाई जहाज। एक ही कंपनी जो सारे रडार बनाती है, और तो कोई कंपनी नहीं बनाती रडार। तो उसको देखते हुए आपके पास चॉइस नहीं है बट इन्वेस्ट करने की। तो अब कितना रिटर्न आएगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर में, और क्या ऑर्डर की कोई कमी नहीं है बट वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर में खासकर PSU एनवायरनमेंट में आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, रिटर्न आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, बिकॉज कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता कि कितने हवाई जहाज HAL डिलीवर करेगा, कितने शिप डिलीवर होंगे, कितने रडार बनाएगा ये कंपनी बेल। इसमें क्या एनालिसिस करें आप बताइए मेरे को। तो मेरे हिसाब से एक सेगमेंट है डिफेंस का, एलोकेशन करके रख दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि उसके अंदर में आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। प्राइसिंग गवर्नमेंट की है, परचेज गवर्नमेंट की है, डिलीवरी गवर्नमेंट की है। आप एक दर्शक है वहां पे जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट जरूर करिए बट उम्मीद ज्यादा मत रखिए। ओके, फिर आपकी तरफ से इस समय और कहाँ पर इन्वेस्टिंग के अच्छे मौके हैं अजय जी? देखिए, मैंने क्या बोला था कि एक रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को मेटल में, प्रेशियस मेटल में। दूसरा है कि आपकी जो रीट्स आ रही हैं, 2-4 रीट्स अच्छी हैं मार्केट में, वहां पे इन्वेस्टमेंट है। ऑटो मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ऑटो हमारा सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लोकल हेल्थ केयर, हॉस्पिटल केयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लगातार चल रही है और रिटर्न लगातार आएंगे, बिकॉज वो तो एक इसकेस कमोडिटी है इंडिया के अंदर में हेल्थ केयर, वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी। न्यू ई-कॉम कंपनीज जो रोज मार्केट शेयर खा रही हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रोज नई नई अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ रही हैं मार्केट के अंदर में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये जरूर कहूंगा अनुज जी कि आज की तारीख में 25 से 30% अपना पोर्टफोलियो आप विदेशी कंपनियों में डालना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इंडिया में आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, वैसी कंपनियां हैं ही नहीं। ये बात ये नहीं है कि स्वदेशी की बात ये है कि ऐसी कंपनियां इंडिया में है ही नहीं। तो आपको अपना से 20 से 25% पोर्टफोलियो आप US चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी कंपनियां आपको नहीं मिलेंगी। तो इंडिया मत देखिए, ग्लोबल देखिए, सेक्टर देखिए और फिर इन्वेस्ट करिए आप। ओके, तो LRS को यूज़ करिए बेसिकली। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू अनुज जी, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी रीबैलेंसिंग के लिए आज एडजस्टमेंट होगा। 2 शेयर एंटर कर रहे हैं, 2 एग्जिट कर रहे हैं। आशीष से जानते हैं कि कहाँ हमको फ्लोज पर नजर रखनी है। आशीष, क्विकली जरा बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर है? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप देखें तो इंक्लूजन के लिहाज से आपको इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। 3300 करोड़ के आसपास के फ्लोज आपको देखने को मिलेंगे। आपने ऑलरेडी बता दिया कि आज यहाँ पर अगर आप देखें तो रीबैलेंसिंग देखने को मिलेगी। मैक्स हेल्थ की बात करें तो ये भी इंक्लूजन के लिहाज से 2830 करोड़ के आसपास के फ्लोज हैं, और टॉप फ्लोज के अलावा एक्सक्लूजन के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प 2664 करोड़ अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आपको फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। और इंडसइंड बैंक 1900 करोड़ के आसपास यहाँ पर अगर आप देखें तो रुपीस टर्म्स में आपको बता रहा हूँ आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर वेटेज अप एंड डाउन होंगे, लेकिन टॉप स्टॉक्स ये रहेंगे रडार पर। ओके, टॉप स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। हीरो मोटो और इंडसइंड बैंक क्या रखेगा, यहाँ पर आउटफ्लोज होंगे। और इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर जो निफ्टी में इंक्लूजन हो रहे हैं, इन स्टॉक्स पर नज़र आएगी। शुक्रिया आशीष। इस शो को समेटेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट अब डे हाई पर है। गैप अप के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अब उसके बाद तेज़ी बढ़ रही है। और अब हम कल फ्राइडे के हाई 24,868 से अब करीब 80 पॉइंट दूर हैं। देखते हैं वहाँ तक की रैली होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल होगा। मिड कैप में लेकिन आज अच्छी रिकवरी है। आई एम श्योर आपके काफ़ी सवाल होंगे। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।